आरक्षण ये शब्द कोई नया नहीं है। आरक्षण शब्द जब भी कोई सुनता है तो उसके आँख कान का पर्दा खुल जाता है और वो तुरंत ही अपना ज्ञान फैलने आ जाते हैं। सामान्यतः देखा जाए कि आरक्षण जब भी कहीं भी आरक्षण शब्द सुना जाता है तो उसमें सभी लोग एक्टिव हो जाता है। उस शब्द सुन करके आरक्षण शब्द सुन करके ही सभी लोग एक्टिव हो जाता है और अपना-अपना जितने भी जिसको नॉलेज है, अपना नॉलेज के अनुसार आरक्षण के ऊपर ज्ञान फैलने लग जाते हैं। सामान्यतः देखा जाए आरक्षण में ज्ञान देने वाले लोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो आरक्षण का समर्थन में ज्ञान देते हैं और दूसरा होता है आरक्षण के विरोध में ज्ञान देते हैं। आरक्षण का जो समर्थन में ज्ञान देते हैं, वो सामान्यतः देखा जाता है तो लोअर कास्ट से आता है और आरक्षण का जो विरोध में ज्ञान देते हैं, वो सामान्यतः अपर कास्ट के लोग होते हैं। ठीक, तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आरक्षण क्या है, आरक्षण का इतिहास क्या है, आरक्षण से बहुत सारे लोग समर्थन क्यों करते हैं आरक्षण का, तो बहुत सारे लोग आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं, आखिर आरक्षण है क्या? तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। आरक्षण शब्द बहुत सदियों से चलते आ रहा है। आरक्षण यानी कि जब हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार अगर माने तो मनुष्य 4 वर्णों में बाँटा हुआ है। मनुष्य का 4 वर्ण होता है। पहला जो वर्ण होता है उसको बोलते हैं ब्राह्मण, दूसरा वर्ण होता है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण होता है वैश्य और चौथा वर्ण होता है शूद्र। पहला जो वर्ण है ब्राह्मण, वो ब्रह्मा का भुजा मुख से जन्म लिया। दूसरा जो वर्ण है क्षत्रिय, वो ब्रह्मा का भुजा से जन्म लिया। तीसरा जो वर्ण है जिसको बोलते हैं वैश्य, वो हुआ ब्रह्मा का जांघ से पैदा। उसके बाद जो लास्ट वर्ण है, जो सबसे नीचे का वर्ण है, उसको बोला जाता है शूद्र, वो ब्रह्मा का पैर से पैदा लिया। इसके अनुसार जैसे-जैसे उसका जन्म हुआ, उसके अनुसार उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता गया, यानी कि उसको आरक्षण मिलता गया। जिसको जितना सक्षम था, उसके अनुसार उसको आरक्षण मिला। जो ब्राह्मण था, उसको 100% आरक्षण मिला पढ़ाई करने के लिए और उसमें रूल बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए वो ब्राह्मण लोग करता था, जो कि उसके पास 100% आरक्षण था पढ़ने का। दूसरा जो वर्ण था उसको बोला जाता था क्षत्रिय। इसका 100% आरक्षण था। सीमा में जो सुरक्षा देता है, यानी कि आर्मी का काम, सेना का काम है। सेना का काम में 100% आरक्षण होता था क्षत्रिय का। उसके बाद जो तीसरा वर्ण था उसको बोला जाता है वैश्य। इसका जो आरक्षण था वो 100% आरक्षण था बिजनेस को लेकर, यानी कि पूंजीपति के मामले में 100% आरक्षण था वैश्य का। उसके बाद जो आता है चौथा वर्ण, उसको बोला जाता है शूद्र। शूद्रों को 100% आरक्षण था इन तीनों वर्णों को सेवा करने के लिए, यानी कि नौकर वाला काम में 100% आरक्षण था। तो आरक्षण शब्द तो बहुत पुराना है। आप लोग को समझ में आ गया कि आरक्षण है क्या, कहाँ से आया है। अब समझते हैं कि आरक्षण है क्या, आरक्षण किसे कहते हैं। आरक्षण के मतलब होता है कि कोई भी काम के लिए और कोई भी चीज के लिए आपके एकदम सीट जो होता है रिजर्व हो जाता है, आपके लिए सुरक्षित हो जाता है, उसको आरक्षण कहते हैं। इसको आसान भाषा में हम आपको समझाएं कि अगर आप एक गांव में रहते हैं, गांव से अगर आपको जाना है मुंबई, तो आप मुंबई जाने के लिए आप सबसे पहले जाते हैं स्टेशन पे और वहां पे आप एक टिकट लेते हैं, ट्रेन टिकट, जिसको रिजर्व करवाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं। तो रिजर्वेशन इसलिए करवाते हैं ताकि आपको एक अच्छे से सीट मिल जाए और आप अपने यात्रा को आराम से जा सकें। तो इसी चीज को आरक्षण कहते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि आरक्षण जब बहुत पुराना है और सदियों से चलते आ रही है, तो फिर इन लोगों को दिक्कत क्यों होता है? बहुत सारे लोग आरक्षण का समर्थन करते हैं, तो बहुत सारे लोग आरक्षण का विरोध भी करते हैं। अब समझते हैं कि इसके बारे में कि ये होता क्या है। तो अगर ये तो हो गया प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत में बहुत सारे ऐसा शासक रहे हैं जो आरक्षण का समर्थन करते थे और वो अपने सेना में, अपने राजपाट में आरक्षण भी देते थे सभी लोग को उसके कर्म के अनुसार। उसके बाद हम आते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में। तो आरक्षण आधुनिक भारत के इतिहास से, यानी कि संविधान लागू होने से पहले से भी लागू होते आ रहा था। जो भी शासक हुआ करते थे, चाहे वो ब्रिटिश रूल वाला हो या फिर राजा जब होते थे, उस टाइम भी आरक्षण चलता था। तो समझते हैं कि सबसे पहले जो मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत का इतिहास में पहला कौन राजा था जो आरक्षण का समर्थन करते थे। तो सबसे पहले 1882 में हंटर कमीशन आया। इसमें भी आरक्षण का समर्थन मिला। हंटर कमीशन क्या आया कि सभी लोग जो अपर कास्ट है वो तो अपर होते ही जा रहा है, सब अच्छे अच्छे पोजीशन पे अपर कास्ट वाले होते थे और जो लोअर कास्ट का लोग होते थे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने
कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको आगे आने को नहीं दिया जाता था। इसके लिए उसको आगे आने के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया। उसके बाद हम आते हैं 1891 में। 1891 में त्रावणकोर के सामंती राजा जो हुआ करते थे वो भी आरक्षण का समर्थन करते थे, जो कि महाराष्ट्र का राजा हुआ करते थे। उसके बाद हम आते हैं 1901 ईस्वी में। महाराष्ट्र का राजा महाराजा शाहजी, यानी कि जो मराठा राजा था, वो भी आरक्षण का समर्थन करते थे। उसके बाद हम आते हैं 1908 ईस्वी में। अंग्रेज के द्वारा जब आया था, अंग्रेज का शासन हो गई थी भारत में, तो उन्होंने भी आरक्षण का समर्थन दिया था। उसके बाद हम आते हैं 1909 में। भारत सरकार अधिनियम 1909। इस अधिनियम के अनुसार भारत में जो लोअर कास्ट था उसको भी आरक्षण देने का प्रावधान लाया गया था अंग्रेज ब्रिटिश रूल के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919। उसके बाद हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1942। इसमें भी पिछड़ों को लेकर आरक्षण का प्रावधान किया गया है और बहुत सारे ऐसा कमेटी भी बैठी है, उसमें आरक्षण के लेकर बहुत सारे बहस हुई है, बहुत सारी कमेटी बैठी है। तो इस अनुसार से लेकर के पूरा इतिहास में आरक्षण का चर्चा होते आया है। उसके बाद जब 1947 में भारत आजाद हुआ है, तो भारत आजाद होने के बाद संविधान का गठन होना था। संविधान में वैसा कोई लोग नहीं मिल रहा था जो कि संविधान को एक स्ट्रक्चर तैयार करे, ढांचा तैयार करे। तो उसमें से बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह से अपना अपना तर्क रख रहे थे। तो बंगाल से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी से इनको चुना गया और संविधान सभा का मेंबर बनाया गया, जबकि ये बम्बई में रहते थे और बम्बई से इनको हरा दिया गया, संविधान सभा का मेंबर नहीं बनने दिया गया। क्यों? क्योंकि इनका जात नीची था। तो इस कारण से तो आरक्षण तो पहले से प्रावधान होते आ रहे थे। तो जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बंगाल से संविधान सभा का मेंबर बने, उसके बाद जब संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुने गए, तब से इसमें जो पिछड़े वर्ग थे, जो एससी शेड्यूल कास्ट थे और शेड्यूल ट्राइब थे, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था संविधान में, भारत का संविधान में। उसके बाद भी जब आते हैं, जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 ईस्वी में, उसके बाद भी बहुत सारी कमेटी बैठी। उसके बाद पिछड़ों को आरक्षण मिला, यानी कि जो ओबीसी है उसको आरक्षण मिला, यानी कि मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन के अनुसार जो पिछड़े वर्ग थे उनको 1979 ईस्वी में मंडल कमीशन यानी मंडल आयोग में ओबीसी का रिजर्वेशन का बात किया गया, यानी ओबीसी आरक्षण का बात किया गया। उसके बाद भी बहुत सारे आरक्षण आते रहा। 1991 में आया था सवर्ण जाति का आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण। वो जो भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम। अब आरक्षण पे चर्चा इतना क्यों जरूरी है और क्यों आरक्षण पे चर्चा होनी चाहिए? आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पे अगर चर्चा करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, 2 दिन में भी आरक्षण पे चर्चा खत्म नहीं हो जाता। लेकिन आरक्षण के बहुत सारे लोग विरोधी भी है, बहुत सारे लोग समर्थक भी है। तो इसमें आप डिफरेंस कैसे पैदा करें? तो मैं सीधा डिफरेंस बताता हूँ कि आरक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा लोगों को एक समान स्तर पे लाया जा सकता है और इसीलिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अब जो इसमें सवर्ण जाति के लोग हैं वो बोलेंगे आरक्षण हटा दो, और जो पिछड़े जाति के लोग हैं ओबीसी एससी एसटी है वो बोलेगा आरक्षण को रहने दें। आरक्षण क्या है उसको हम समझते हैं और क्यों रहना चाहिए और क्यों नहीं रहना चाहिए। तो जितने भी ओबीसी लोग हैं उसको अभी भी भारत के जितने भी हाईएस्ट पोस्ट पोजीशन होता है, बात कर ले सबसे पहले आप अगर ग्रेजुएट है, सभी लोग जितने भी वीडियो को देख रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग ही होंगे। तो जितने भी ग्रेजुएशन करने के बाद होता है एमएससी या ये एमए करेंगे या एमकॉम करेंगे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री। उसके बाद अगर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, पीएचडी करना चाहते हैं, नेट जीआरएफ करना चाहते हैं, तो इसमें भी रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि आरक्षण दिया गया है। लेकिन अभी 2019 से लेकर के 2021 तक रिपोर्ट के अनुसार भारत में भी ओबीसी का और एससी एसटी का रिजर्वेशन है, जो कि प्रोफेसर बनने के लिए नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए नेट में जितना सीट मिला है ओबीसी और एससी एसटी का पूरा सीट खाली रह गया है नेट जीआरएफ में, यानी कि जो आप पीएचडी करेंगे उसमें पूरा का पूरा सीट खाली रह गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का भी रिजर्वेशन 27% है। ओबीसी का लोग भी अभी
अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, यानी कि जिस चीज़ के लिए आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आरक्षण देने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। जो लोग ओबीसी और एससी-एसटी अभी अपने आरक्षण को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और उनको, जो ओबीसी लोग होते हैं, उनको ये भी पता नहीं कि हम आरक्षण का इस्तेमाल कैसे कर पाएँगे। एससी-एसटी का पीएचडी करने के लिए, यानी प्रोफ़ेसर बनने के लिए जितने भी सीट खाली था, वो अभी तक 2017 से लेकर के 2022 तक का रिपोर्ट है, उसमें एक भी सीट नहीं भरा है और पूरा का पूरा सीट खाली है, क्योंकि उतना लोग पढ़ नहीं पाता है। एससी और एसटी वाले लोग होते हैं, उतना हायर एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ओबीसी का कुछ सीट भरा है, लेकिन पूरी तरह जितना रिजर्वेशन है ओबीसी का, उतना सीट नेट, जेआरएफ और पीएचडी में नहीं भरा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वही जनरल का। तो जनरल का क्या होता है कि हर एक हाईएस्ट से हाईएस्ट पोजीशन नेट, जीआरएफ की बात करते हैं, तो जनरल का जितना भी सीट होता है उससे ओवर लोग फाइट करते हैं और जनरल कोटा में जाकर के लड़ाई करते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद भी वो अपना जनरल कोटा में फाइट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जनरल वाले होते हैं उसके पास पूँजी होता है, उसके पास ज़मीन होता है, उसके पास पैसा होता है पहले से, उसके घर वेल सेटल्ड होता है, उसके फैमिली बहुत अच्छे होते हैं, तो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ता है और उससे उसको ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलता है, ज़्यादा उसको चांसेस मिलता है काम करने का, पढ़ने का, इसलिए वो आगे हायर एजुकेशन में बहुत कुछ अच्छा कर पाता है। लेकिन ओबीसी और एससी-एसटी, इसको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलता, इसको उतना नॉलेज नहीं मिल पाता, इसको अच्छा उतना शिक्षा नहीं मिल पाती है। इस कारण से ये आगे अपॉर्च्युनिटी खो देते हैं और अच्छे से अच्छे पोज़ीशन पे आप देखेंगे तो जितने भी हाईएस्ट पोज़ीशन है उसपे ओबीसी, एससी-एसटी का रिप्रेजेंटेशन एकदम ना के बराबर है। बात करते हैं वकील में, तो वकील में अगर आप जाएँगे तो एससी-एसटी का वकील बहुत कम सा, एससी-एसटी का वकील बहुत गिना-चुना मिलेगा। वही जनरल का वकील की बात करें तो जनरल का लगभग लोग जितने भी वकील होते हैं उनमें से लगभग 90% सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल का होगा। वही बात करते हैं जज का, तो जज में भी वही होता है, एससी-एसटी का अगर 1-2 जज भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जनरल का जज मिलेगा बहुत सारे। ऐसा होता क्यों है? जनरल वाले तर्क देते हैं कि हम लोग मेरिट में अच्छे होते हैं, लेकिन ओबीसी वाले तर्क देते हैं ओबीसी वाले तर्क देते हैं कि हम लोग भी मेरिट में अच्छे होते हैं, लेकिन हम लोग उसके बराबरी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वैसा अच्छा नहीं है। ये बात तो सही है कि जो ओबीसी और एससी-एसटी वाले होते हैं उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है। कोई ऐसा लड़का ओबीसी और एससी-एसटी वाला का जो गाँव में पढ़ रहा है, कोई ऐसा लड़का जनरल वाले का जो दिल्ली में पढ़ रहा है, अगर दोनों का मेरिट का बात करें, तो मेरिट में आसमान-ज़मीन का अंतर होगा। ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गाँव में लड़का पढ़ रहा है, उसको उसके साथ तुलना नहीं कर सकते हैं जो दिल्ली में पढ़ रहा है, क्योंकि दोनों का अंतर जो है बहुत ज़्यादा है। कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है ओबीसी वाले या जनरल वाले, तो जो एससी-एसटी वाले होते हैं वो गाँव में पढ़ रहे होते हैं। तो इसका दोनों का मेल कैसे हो सकता है? दोनों मेरिट में कैसे बराबर कर सकते हैं? तो ये आप लोग सोच सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब में, तो अभी जो आईएएस, आईपीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें देखेंगे तो जनरल का कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा लीडिंग रोल पे है। जितने भी हाईएस्ट से हाईएस्ट अधिकारी हैं, चाहे उस जॉइंट सेक्रेटरी हो या सेक्रेटरी पद पे हो, वो जितना भी 100 अधिकारी अगर निकालेंगे उसमें से 99 अधिकारी आपको मिलेगा जनरल का, 1-2 अधिकारी मिल सकता है एससी-एसटी और ओबीसी का। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफ़ेसर का इंडिया में। प्रोफ़ेसर में आप लोग देखेंगे कि ओबीसी, एससी, एसटी का तो एक भी नहीं, लेकिन ओबीसी का 2-4 मिल जाएगा प्रोफ़ेसर, और जितने भी प्रोफ़ेसर है उसका 95% प्रोफ़ेसर सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल जाति का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं और भी साइंटिस्ट, डॉक्टर यानी मेडिकल के क्षेत्र में, तो जितने भी मेडिकल का जो नीट एग्ज़ाम होता है उसमें जनरल के सीट में पूरा का पूरा भर जाता है, लेकिन जो एससी-एसटी का सीट होता है वो खाली रह जाता है, क्योंकि नीट का कोचिंग ही नहीं करवा पाता है, ना नेट का कोचिंग करवा पाता है, ना नीट का कोचिंग करवा पाता है। तो जितने भी डॉक्टर का एग्ज़ाम हो या मेडिकल क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, उसमें एससी-एसटी का सीट खाली रह जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे पोजीशन जो होता है, कि हाँ, जो मुख्यमंत्री के पास होता है, जॉइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी होता है, कोई डायरेक्टर होता है, उस सब पोजीशन पे एससी-एसटी के लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो आप लोग कैसे बात करते हैं कि
जो एससी एसटी वाले होते हैं वो मेरिट में कम होते हैं। मेरिट में उसको कम किया जाता है, होता नहीं है। अगर कोई दो एक माँ का 2 बच्चा है, किसी को ज़्यादा अच्छा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो कोई किसी को गरीब या सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो अगर दोनों बच्चा को बोलेगा मेरिट का बराबरी करें, तो दोनों बच्चा तो एक ही माँ का है, लेकिन मेरिट में बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक कॉन्वेंट स्कूल को पढ़ा हुआ है, एक सरकारी स्कूल को पढ़ा हुआ है, तो दोनों का मेरिट में तो अंतर आएगा ही। तो यही बात होता है एससी एसटी और जनरल के साथ। जनरल जो होता है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, उसके माँ-बाप अच्छे धनी होते हैं, लेकिन एससी-एसटी वाले बच्चे होते हैं, वो गरीब होते हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो एससी-एसटी और जनरल के साथ मेरिट का कॉम्पिटिशन करवाएँगे, तो वो कभी दोनों बराबरी नहीं कर सकता। बराबरी करवाना है, तो अगर दोनों को एक जैसा अपॉर्च्युनिटी मिले, दोनों को अच्छा स्कूल मिले, दोनों को अच्छे टीचर मिले, अच्छे एजुकेशन मिले, उसके बाद मेरिट का बात कर लीजिए। तब मेरिट का बात करेंगे तो जनरल वाले से कभी भी कमी नहीं रहेगा, चाहे वो एससी का बच्चा हो या एसटी का बच्चा हो या ओबीसी का बच्चा हो। जनरल वाले से कहीं भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर भी मेरिट के दम पे अपना झंडा लहराता है, फिर भी उसमें भी भेदभाव किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।